हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। बाय मिस्टेक प्रेगनेंसी का लास्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो विंग था, विंग ने अपने बेबी को बर्थ दे दिया था, जो एक बेबी गर्ल थी, एक ओमेगा, जो बहुत ज़्यादा क्यूट, एडोरेबल एंड विंग की तरह एकदम डिट्टो बना था। जहाँ पे विंग को अपने फादर, मतलब जिसे वो अपना फादर समझ रहा था, उसकी सच्चाई भी पता चलता है। वो डर गया था क्योंकि वो अपने फादर को गोली नहीं करना चाहता था, वो बस अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था। वो डर गया था, वो अपने हस्बैंड को पकड़ के बहुत ज़्यादा रोया था और वांग जी ने उसे पूरी तरीके से सपोर्ट किया, उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं था, वो अपना सेल्फ डिफेंस किया था। अगर उस टाइम को वो गोली नहीं मारता तो कहीं ना कहीं विंग आज वांग जी के सामने नहीं होता और उसका बेबी भी इस दुनिया का रोशनी तक नहीं देख पाता। फेंग म्यान को अपना सज़ा मिल चुका था, उसको उसका ही कर्मा उसे मिला था। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। फेंग म्यान ने जैसा किया उसे भी वैसा मिला। उसने इतने सारे लोगों का ज़िंदगी लेकर अपने लाइफ को सेट करने की कोशिश किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। कर्मा जिसके साथ जो होना था वही होता है और होने को कोई टाल नहीं सकता। एक तरफ से कह सकते हो कि विंग ने जो भी किया वो अनइंटेंशनली ज़रूर हुआ था, लेकिन फेंग म्यान को उसे अपना कर्मा मिला था। विंग तो कभी भी ऐसा नहीं चाहता था, वो बस अपने आप को बचाना चाहता था, वो सेल्फ डिफेंस कर रहा था। लेकिन इसी के चक्कर में कहीं ना कहीं फेंग म्यान का डेथ हो गया था। लेकिन हाँ, इसमें विंग की कोई गलती नहीं था और ना ही कोई विंग को गलती दे रहा था, वह गलत बोल रहा था। कहीं ना कहीं ये सब लोग जानते हैं कि फेंग म्यान ने जो किया उसे वही मिला। फेंग म्यान की सच्चाई सबके सामने आ गया था। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, जो लोगों को नहीं पता था इन सारे सच्चाई के बारे में, उन सभी लोगों को पता चल गया था। लैंस को पहले पता था, लैंस को खुद वांग जी ने खुद बताया था और यांग्स को भी पता था, सिवाय विंग और ग्रैंडपा ग्रैंडमा के। पूरी सच्चाई उनको नहीं पता था, जो उन्हें भी पता चल गया। वो कहता है ना कि सच में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। आप कड़वाहट को जितने तरीके से झेल सकते हो उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है। सच कभी बदल नहीं सकता और सच कभी छुप भी नहीं सकता, और वो कुछ दिनों के लिए शायद छुपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कभी ना कभी सच्चाई सबके सामने आना होता ही है। तो कहीं ना कहीं विंग के सामने भी सारी सच्चाई आ गया था। विंग कहीं ना कहीं टूट भी गया था, क्योंकि जिस मदर और फादर को वो बचपन से मदर और फादर मानता था, वो उसके मदर फादर नहीं थे। और जो उसके असली मदर फादर थे, उसका चेहरा तक उसे याद नहीं है। याद कैसे रहता? तो वो एकदम 2 साल का था, वो कैसे याद करता? खैर, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकता है। फेंग म्यान के डेथ के बाद फेंग म्यान का फ्यूनरल भी हुआ था। फ्यूनरल ने सब लोग अटेंड किया था, विंग ने खुद भी किया था। वो लोग हैवान नहीं थे फेंग म्यान की तरह। फेंग म्यान हो सकता है, फेंग म्यान निर्दय हो सकता है, फेंग म्यान लोगों को मार सकता है, लेकिन वो लोग नहीं। वो लोग सबका कदर करते हैं, ज़िंदगी का कदर करते हैं, जो शायद फेंग म्यान नहीं करता था। इसीलिए आज उसका हर्ष इतना हुआ कि आज उसे अपनी मौत तक देखना पड़ा। मौत, उसे सज़ा मिल गया। खैर, धीरे धीरे समय बीतता है। ये जो कड़वाहट था सच्चाई का, इसे समय के साथ साथ घुलने में टाइम लग गया था। बेबी आने के बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लग गया था सबके अंदर। अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लग गया था। विंग अपने बेबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, उसके साथ पूरा वांग जी साथ देता था। बेबी जो हमेशा अपने मदर के पास और फादर के पास रहना चाहता था, अगर दोनों में से कोई भी उससे अलग हो जाता था तो बेबी रोने लगता था। इसीलिए कहीं ना कहीं दोनों ही अपने बेबी के साथ रहते थे, विंग एंड वांग जी, जो धीरे धीरे नॉर्मल ज़िंदगी में आने लग गया था। वो कहता है ना कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, इसीलिए समय बीतने के साथ साथ सब लोग अपने नॉर्मल ज़िंदगी में आ गए। विंग अपने बेबी के साथ अब धीरे धीरे खुश होने लग गया था, क्योंकि वो क्यूट सा बेबी सबको खुश रखने में मजबूर कर देता था। सबकी जो उदासी था उसे हटाकर एक रोशनी की तरह वो छोटा सा बच्चा सबके लाइफ में आया था। विंग तो अपने इस बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और सबसे ज़्यादा अगर इस बेबी से प्यार करता था ना तो वो वांग जी था। वांग जी अपने प्रिंसेस को सबसे ज़्यादा प्यार करता था और बहुत ज़्यादा पैम्पर करता था। उसकी जो भी ख्वाहिश होता था ना, वो सारी चीज़ें वांग जी पूरा करता था। अपनी प्रिंसेस के लिए हर नई कोई भी ड्रेस वो लाया करता था, हर एक्सपेंसिव चीज़ें वो लाया करता था बेबी के लिए। ये बचकानी हरकत वो सच में बड़ों के बीच में वो बचकानी हरकत जैसा करता था, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना सब लोग एंजॉय करते थे। विंग अपने हस्बैंड को देखा करता था, कैसे वो अपने बच्चे को पैम्पर करता था, उसे हर चीज़ देता था। और सबसे बड़ी बात, वो छोटा सा बच्चा जब भी किसी चीज़ को देखता था, वांग जी वही चीज़ खरीद के लेके आता था। अब ये कुछ भी हो, जो भी चीज़ हो, बस वांग जी खरीद के लेके आता था अपने नन्ही सी परी के लिए। और हमारी नन्ही सी परी को अगर वो चीज़ मिल जाता था, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। वो बच्चों की तरह गिगल करता था, बेबी नॉइजेस निकालता था, जो पूरे लैंड फैमिली को एक खुशी का कारण बन जाता था। धीरे धीरे समय और भी बीतता है। यहाँ पे बेबी का नेमिंग सेरेमनी भी होता है, जो बहुत ही ग्रैंड तरीके से वांग जी ने किया था, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिंसेस के लिए। एंड इसमें सब लोगों को इनवाइट वांग जी ने किया था। अपने प्रिंसेस को उसने पूरी तरीके से प्रिंसेस की तरह सजाया था। अपनी प्यारी सी बेटी को लाड़ और दुलार से वो नेम दिया था लैन यूरी। हाँ, लैन यूरी, ये नाम वांग जी ने बोला था। एंड ये नाम बहुत ज़्यादा सुंदर था, जो सबको पसंद आया था। यूरी बहुत ज़्यादा क्यूट, चबी चिक्स, और कहीं ना कहीं एकदम डिट्टो विंग की तरह दिखता था। विंग का फेस और बेबी का फेस एकदम हूबहू मिल जाता था। और सबसे बड़ी बात, जो सबके आंखों में एक चमक का कारण था, बेबी के लिप्स के नीचे वो मोल, जो बर्थ मार्क था, वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था और बेबी को बहुत ज़्यादा क्यूट और भी बनाता था। जहाँ पे वांग जी अपने बेबी का क्यूट नाम रखने के बाद उसे लेकर हमेशा पैम्पर करता था, और पूरे लैंड फैमिली का लाड दुलारा यूरी बन गया था। यूरी को अगर थोड़ा सा चोट तक लग जाता था तो सबकी जान तो
एकदम अपने हाथों पर आ जाता था। और यूरी जब थोड़ा सा भी रोता था तो उसकी आंखों के आंसू सबकी आंखों के आंसू बन जाते थे। और अगर कोई यूरी को डांटने के लिए अपना मुंह खोले, पूरे लेंस उसे घूर कर उसकी ज़बान को बंद कर देता था। इतना प्यारा, इतना लाड दुलारा यूरी था। एक तरफ से कह सकते हैं कि सबकी जान यूरी पर बसती थी। जहाँ पे ये देखकर विंक बहुत ज़्यादा खुश था। उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ, एंड इन सारी चीज़ों को खोकर वो बहुत कुछ भी पाया है। उसने प्यार पाया है लैंड फैमिली से, जियांग से, मतलब जियांग सिबलिंग से। ऐसे ही महीने और साल बीतते हैं और हमें पूरे 3 साल बाद दिखाया जाता है एक स्वीट सा और एक मेलोडियस सा छोटी सी वॉइस कहता है, मम्मा मम्मा जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, पापा इंतजार कर लिए आपके लिए, जल्दी करिए। ये कहकर वो हकलाते हुए और एक स्वीट सा वॉइस बोल उठता है। तभी उसकी जो मदर था वो कहता है, यूरी मम्मा तैयार हो रहा है ना, मम्मा को तंग मत करो। ये कहकर वो तैयार होने लगा था। हाँ, वो छोटी सी बच्ची जिसका नाम यूरी था एंड वो 3 साल का था। एंड सामने जो तैयार हो रहा था वो हमारा विंग था जो अपने टाई को ठीक कर रहा था। आज विंग एंड वांगजी का 3rd एनिवर्सरी था एंड उसी लिए ही विंग तैयार हो रहा था। जहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्साइटेड था वो हमारा यूरी था। अपनी मम्मा और पापा की 3rd एनिवर्सरी में वो बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाला था, उसने तय कर लिया था और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जहाँ पे था तभी वो छोटा सा बच्चा मतलब यूरी अपनी मम्मा के पास छोटी छोटी पैरों के साथ आता है और उसके बाद वो मम्मा के मतलब उसकी मम्मा के पैरों को एकदम हक करते हुए कहता है, मम्मा मम्मा जल्दी चलो ना। ये कहकर वो छोटी सी बच्ची पाउट करने लगा था। तभी जो विंग था, विंग अपनी बेटी को अपने गोद में लेता है और अपनी बेटी के चिक्स पे किस करते हुए कहता है, यूरी क्या हुआ है, आज तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि तुमने इससे पहले हमारी एनिवर्सरी देखा नहीं है, तो आज इतना डबल वाला एक्साइटेड क्यों हो तुम? क्या मच रहा है, सच सच बताओ यूरी। ये सुनकर वो छोटी सी बच्ची पहले तो शांत रहता है, उसके बाद वो अपने मम्मा की तरफ देखते हुए वो छोटी सी बच्ची एकदम बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मम्मा। पता है पापा ने कहा है कि अगर आप दोनों अकेले एक बिस्तर में सोएंगे तो आप लोग बेबी पैदा करेंगे और बेबी जो मेरी सिबलिंग्स होंगे, मैं सिबलिंग्स की बड़ी बहन बनूंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और पापा ने मुझे कहा है कि अगर मैं जल्दी जल्दी सिबलिंग्स चाहता हूँ तो मैं आप अब से ग्रैंडपा के साथ सोऊं तो बहुत जल्दी जल्दी मेरे सिबलिंग्स आएंगे और मैं बड़ी दीदी बन जाऊंगा। ये कहकर जो छोटी सी इनोसेंट यूरी था वो खुश होने लगा था और ऊपर से विंग का फेस एकदम टमाटर जैसा रेड हो गया था। वो अपनी बेटी को एकदम अपने चच पे छुपा लिया था और अपने मन में बोल रहा था, रंजा यू परवट, तुम अपनी बेटी को क्या सिखा रहे हो, वो भी बच्ची है। ओ गॉड। ये कहकर उसका फेस तो और भी ज़्यादा रेड हो गया था। जहाँ पे जो हमारा छोटा सा इनोसेंट यूरी था वो अपनी मदर की जो मतलब बाहों से वो छूटते हुए मतलब अपने फेस को ऊपर उठाते हुए अपने मम्मा की मतलब गालों को अपनी छोटी छोटी हाथों से पकड़ते हुए कहते हैं, मम्मा आप वादा करो कि आप भी मुझे सिबलिंग्स देंगे। पापा ने तो वादा कर दिया और आप भी वादा कर दो कि मुझे सिबलिंग्स चाहिए, मैं बड़ी बहन बनूंगा, मुझे बड़ी बहन बनना है प्लीज़। ये कहकर वो अपना जो उंगली था एकदम वो छोटी वाला उंगली बाहर निकाला और बोला कि पक्का वाला प्रॉमिस करिए कि आप मुझे सिबलिंग्स देंगे। ये कहकर यूरी हंसने लगा था, प्यारी सी खिलखिलाती हुई उसकी हंसी देखकर विंग जिसका फेस सच में टमाटर जैसा रेड हो गया था वो अपने हाथ से उस छोटी सी उंगली को पकड़ते हुए कहता है, यूरी क्या तुम सच में चाहते हो अपनी सिबलिंग्स? जहाँ पे यूरी कहता है, हाँ मुझे चाहिए, मैं बड़ी बहन बनूंगा, मुझे बड़ी बहन बनना है, मैं जिम्मेदार लूँगा, मैं जिम्मेदारी लूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। ये सारी चीज़ें वो बोल रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग आहे भरता है, उसके बाद उसकी उस छोटी सी उंगली को पकड़ते हुए कहता है, ठीक है अगर यूरी ऐसा ही चाहता है तो मैं दूंगा, बट हाँ प्रॉमिस करो कि जब सिबलिंग्स आएंगे तो सिबलिंग्स को जिम्मेदारी तुम अच्छे से पूरा करोगे और हमेशा अपना सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करोगे। जहाँ पे यूरी एक ही मतलब बार में हाँ करते हुए कहते हैं, हाँ मैं हमेशा मेरे सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करूँगा, ये मेरा पिंकी प्रॉमिस है। ये कहकर वो फिर से खिलखिलाकर हंस रहा था। जहाँ पे विंग अपनी बेटी के फॉरहेड पर किस करता है और वो कहता है, ठीक है अब चलो। और ये कहकर वो अपनी बेटी के हाथ को पकड़ता है, छोटी सी हाथ को पकड़ता है और वो धीरे धीरे चलने लगता है। वो दोनों रूम से बाहर आते हैं एंड रूम से बाहर आते ही वहाँ पे वांगजी खड़ा था जो एक बहुत ही ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था और बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांगजी स्माइल करते हुए विंग की तरफ देखता है और फिर विंग के हाथ को पकड़कर और अपनी बेबी को अपने गोद में लेते हुए कहता है, चलो। ये कहकर वो उन दोनों को लेकर बाहर आता है। सब लोग इसी का इंतज़ार कर रहे थे। आज उनका 3rd एनिवर्सरी था एंड सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड बहुत ज़्यादा खुश थे एंड सब लोग उन तीनों को आते हुए देखकर मतलब तालियां बजाते हैं। वो सच में एकदम बहुत अच्छे कपल लग रहे थे। जहाँ पे विंग एंड वांगजी और उनके डॉटर को वो लोग गोद में लेकर केक के सामने आते हैं एंड वहाँ पे जो उनकी केक में हैप्पी 3rd एनिवर्सरी लिखा हुआ था उस पर वो लोग जो मोमबत्तियाँ हैं उसे बुझाते हुए तालियां बजाते हैं। सब लोग चीयर करते हैं। यहाँ पे जो विंग एंड वांगजी था वो दोनों अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए उस केक को काटते हैं। उसके बाद वो दोनों ही अपनी बेटी को वो केक थोड़ा थोड़ा सा खिलाते हैं, वो भी बहुत प्यारे तरीके से। जहाँ पे जो हमारी छोटी सी यूरी थी वो बहुत खुश होकर केक खाता है। उसके बाद वो भी अपनी छोटी सी उंगली के साथ दोनों को केक खिलाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे अपनी बेटी के साथ।
यूरी तो बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके हंस रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से हंस रहा था। यहाँ पे यूरी के जो किंडरगार्टन जो दोस्त थे ना, वो भी आए थे, जो यूरी को देखकर खुश हुए जा रहे थे। यूरी अभी किंडरगार्टन में पढ़ती है, इसीलिए उसके जो किंडरगार्टन दोस्त थे वो भी आए थे यहाँ पे, जहाँ पे वांग जी यूरी को नीचे उतार देता है और यूरी दौड़ कर अपने दोस्तों के पास चला गया था एंड वो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खेलने लग गया था। दूसरी तरफ विंग एंड वांग जी सबके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उनका ये 3rd एनिवर्सरी भी बहुत अच्छा जाता है एंड ऐसे ही ये पार्टी एंड होता है। सब लोग चले गए थे। विंग एंड वांग जी जो बहुत ज़्यादा थक गए थे, अभी रात बहुत ज़्यादा हो गया था और हमारा जो यूरी था वो सो गया था। आज उसने बहुत ज़्यादा मज़ा किया था, बहुत ज़्यादा फन किया था अपने दोस्तों के साथ, इसीलिए वो थक गया था और अपने ग्रैंडपा के गोद में सो गया था, जहाँ पे सब लोग सोने चले गए थे। विंग एंड वांग जी अपने कमरे पर आते हैं। ये कमरा बहुत सुंदर तरीके से एकदम गुलाब फूलों से सजाया गया था, जहाँ पे विंग उस कमरे को देखने के बाद स्माइल करता है। वांग जी भी स्माइल करते हुए अंदर विंग को लेकर आता है। वो रूम में जो बेड था वहाँ पे जो फूलों का ऑलरेडी एक हार्ट शेप बना हुआ था उसकी तरफ देखते हैं। विंग जो बेड पर आके बैठ गया था वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो डोर को बंद करने के बाद विंग की तरफ देखने लगा था, वो भी डोर पे टेक लगा के, जहाँ पे विंग उसकी तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ को बेड पे फैलाते हुए कहता है, तो मिस्टर लैन कुछ बताना चाहेंगे कि आपने अपनी बेटी से क्या कहा है? ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी मतलब वहीं पे टेक लगाते हुए अपने हाथ को अपने चेस्ट पे बांधते हुए कहता है, मैंने क्या कहा? जहाँ पे विंग कहता है, कुछ नहीं कहा आपने। वैसे मैंने सुना है कि किसी ने किसी छोटी सी फेरी को बताया है कि वो अगर सिबलिंग्स चाहते हैं तो उसे अपनी मम्मा और पापा से दूर होना होगा और अपनी मम्मा और पापा को एक दूसरे से सोने के लिए देने होगा, फिर वो बेबी लाएंगे और बेबी उस फेरी का सिबलिंग्स होगा। ये कहकर वो विंग मतलब वांग जी की तरफ देखने लगा था। वांग जी जो अपनी मतलब सिर को क्रैच करते हुए इधर उधर देखता है और वो कहता है, वो क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जहाँ पे विंग कहता है, ओ रियली मिस्टर लैन, आपने कुछ नहीं कहा था। ये कहकर वो बेड से उठता है। उसके बाद वो अपनी टाई को खोलकर एकदम नीचे फेंक देता है। उसके बाद धीरे धीरे अपना जो कोट था उसे उतारते हुए कहता है कि आपने ये नहीं कहा था कि आप आपकी बेटी को प्रॉमिस करते हैं कि आप उसे ट्विंस बेबी देंगे। हाँ, ये कहकर वो उसके कोट को भी नीचे गिरा दिया था। धीरे धीरे अपना हाथ एकदम अपने स्टमक से लेकर अपनी एकदम चेस्ट पर लाता है और चेस्ट से लेकर चेस्ट की जो बटन थी धीरे धीरे ओपन करते हुए कहता है, और आपने ये नहीं कहा था कि अगर आपको बेबी करना है तो हम दोनों को सोना पड़ेगा। ये कहकर उसके चेहरे पर एक नॉटी सा स्माइल आ गया था। विंग को बस वांग जी देखे जा रहा था वहीं पे जो मतलब दरवाज़ा था ना उस पर टेक लगाकर, जहाँ पे विंग कहता है, क्या हुआ मिस्टर लैन, कुछ कहिए। ये कहकर वो अपनी शर्ट की जो बटन थी पूरी तरीके से ओपन कर दिया था। उसकी जो शर्ट था वो धीरे धीरे एकदम जानबूझकर अपने बॉडी से एकदम बहुत ही स्लोली नीचे उतार रहा था। ये देखने में इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था ना विंग को देखकर वांग जी जो धीरे धीरे विंग के पास आने लगा था, जहाँ पे विंग धीरे धीरे पीछे जाते हुए वांग जी की तरफ बहुत ही सिलेक्टिवली देखते हुए उसे पनिश कर रहा था। ये बच्चे को ये सारी चीज़ें बोलकर वांग जी ने गलत किया था, इसीलिए कहीं ना कहीं विंग वांग जी को पनिश करते हुए उसे अपने ही बॉडी को टच करते हुए दिखा रहा था। और वांग जी इससे इतना ज़्यादा हॉट हो गया था ना, उसकी पूरी बॉडी हॉट में लाल हो रहा था और ये सारी चीज़ें विंग नोटिस कर रहा था और विंग ऐसा ही चाहता था। वांग जी जो विंग के पास आ रहा था और विंग जो धीरे धीरे पीछे जा रहा था, वो पीछे जाते हुए वांग जी से कहता है, क्या हुआ मिस्टर लैन, बताइए, क्या आपने नहीं बताया था। ये कहकर वो उसकी शर्ट तो वो कब का उतार चुका था। धीरे धीरे उसका हाथ उसके वेस्ट की बेल पर जाता है, जिसे वो धीरे धीरे बहुत ही सिलेक्टिवली ओपन करके नीचे फेंक देता है। धीरे धीरे वो जो मतलब वेस्ट की जो पैंट था उसकी जो बटन थी उसे ओपन कर देता है और वो धीरे धीरे अपने हाथ से वो उस पैंट को सहलाने लगा था बहुत ही सिलेक्टिवली। और वांग जी की आंखें बस विंग की हाथों की मूवमेंट पर जा रहा था और उतना ही ज़्यादा वो अपने हाथ पे मतलब मुट्ठी बना रहा था, जैसे कि वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे ये चीज़ भी विंग देख पा रहा था, लेकिन वो और भी ज़्यादा वांग जी को सीड्यूस करते हुए अपने हाथ को धीरे धीरे अपने चेस्ट पे फहरा रहा था। ये देखकर वांग जी जो अपना कंट्रोल कब का खो दिया था, वो तुरंत ही विंग के पास चला गया था और विंग के दोनों हाथ को टाइटली पकड़ लिया था और उसे एकदम बेड पे ना फेंक दिया था और उसके ऊपर तुरंत आ गया था। विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो अपना जो मतलब कोट था ना एकदम खोल कर ना फेंक दिया था ज़मीन पर और अपने शर्ट को जल्दी में खोल कर नीचे फेंक दिया और वो उसके ऊपर आते हुए उसके नेक पे किस करने लगा था, बाइट करने लगा था, सक करने लगा था और वो विंग की पूरी बॉडी को बहुत ही रफ एंड बहुत ही हॉटली टच कर रहा था। विंग इससे मौन कर उठा है, जहाँ पे वांग जी विंग की जो पैंट्स था ना उसे भी एकदम खोल दिया था और उसे एकदम नीचे फेंक दिया था। विंग तो पूरी तरीके से नेकेड हो गया था, लेकिन वांग जी जो अब खुद को भी एकदम नेकेड कर लिया था। विंग जो वांग जी को बस देखे जा रहा था, कितना ज़्यादा वांग जी इम्पेशेंट हो गया था। जहाँ पे वांग जी को देखकर विंग टॉन्टिंग वॉइस में कहता है, हाउ एग्रेसिव अल्फा। ये कहकर वो स्मोकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लस्टी हो चुका था, वो विंग की तरफ देखते हुए विंग एकदम बहुत क्लोज आ गया था फेस के सामने। उसके बाद वो भी स्मोक करते हुए कहता है, ओमेगा तुमने शेर को जगाया है, अब शेर के गुफा में जाकर हाथ दोगे तो शेर का पंजा तो तुम्हें मिलेगा ना, तो अब झेलो, तुमने जो किया वही तुम्हें मिलेगा। मैं तो फिर भी कंट्रोल करता अपने ऊपर, लेकिन इस बार तुमने भूखे शेर को बाहर निकाला है।
अब तुमने भूखे शेर को तो पनिशमेंट के चक्कर में जगा दिया है, अब इसे झेलना भी तुम्हें पड़ेगा विंग। ये कहकर वो अपना मुंह विंग के नेक पे रखता है और वो उसे बाइट करता है। विंग अपनी आंखों को बंद कर लिया था, दर्द में उसने वांग जी की बालों को टाइटली पकड़ लिया था। वांग जी विंग के नेक पर बाइट करने के बाद वो विंग के नेक पर सक करता है। उसके बाद वो ऊपर उठकर विंग की तरफ देखता है। विंग तो धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है, जिसकी आइज़ भी डार्क हो गया था, और वो धीरे धीरे अपना हाथ वांग जी के चेहरे पर रखते हुए उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, अल्फा, आई एम ऑलवेज योर अल्फा। आप अपनी ओमेगा के साथ जो चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं, मैं आप ही का हूँ। ये कहकर वो उसने अपने बाहे को खोल दिया था, अपने आप को सरेंडर कर दिया था अपने अल्फ़ा के सामने, क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड को चाह रहा था, अपने हस्बैंड के टच को महसूस करना चाहता था अपने बॉडी पे, अपने हस्बैंड की हर एक मार्क को महसूस करना चाहता था, अपने हस्बैंड को अपने अंदर फील करना चाहता था। उसका बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका था ऑलरेडी, और पूरे रूम में विंग के जो फेरामॉन्स थे वो पूरे कमरे पर फैल गया था, और ये फेरामॉन्स वांग जी पे हिट कर रहा था। वांग जी जो धीरे धीरे विंग को बहुत ज़्यादा हार्ड एंड डीप बाइट करते हुए उसके पूरे बॉडी पे किस एंड सक कर रहा था। विंग मौन कर रहा था, उसे पेन भी हो रहा था, लेकिन उससे कई ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा था। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग के जो बॉडी था उस पर किस बाइट सक करते हुए विंग को प्रिपेयर करने लगा था। विंग मौन कर रहा था, वो बहुत ही टाइटली अपने अल्फा के जो हेयर्स थे उसे पकड़ लिया था, और वो मौन करते हुए बार बार बोल रहा था, अल्फा अल्फा अल्फा, आई नीड यू, अल्फा आई नीड यू, प्लीज़ लव मी। ये सारी चीज़ें नॉटी जो थिंकिंग थी वो सारी चीज़ें वो बोले जा रहा था, और वांग जी इससे और भी ज़्यादा अराउज और विंग पर हार्ड हो रहा था। विंग यही चाह रहा था, वांग जी जो धीरे धीरे विंग को प्रिपेयर करने के बाद अपना जो लोअर पार्ट था वो विंग के अंदर एंटर करवा दिया था। वो ऑलरेडी बहुत देर इंतजार कर चुका था, लेकिन वो अब और नहीं कर पा रहा था, जहाँ पे वो बहुत ही हार्डली विंग के अंदर मूव होने लगा था, और वो विंग के पूरे बॉडी पे किसेस करने लगा था। विंग बहुत ही डीपली मौन कर रहा था। शुक्र है कि उनका ये जो रूम था वो एकदम साउंड प्रूफ था, इसीलिए बाहर कोई भी शोर जा नहीं रहा था, वरना उसका जो डीप मौन था वो बाहर चला जाता अगर ये साउंड प्रूफ नहीं होता तो। जहाँ पे विंग दिल खोल के मौन कर रहा था, और वांग जी उसके अंदर बहुत ही डीप एंड हार्डली पुश किए जा रहा था। वो अपने ऊपर कोई भी रोक नहीं लगा रहा था, वो जस्ट लगातार विंग के अंदर मूव कर रहा था, विंग को किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, सक कर रहा था उसके लिप्स पे, उसने बाइट किया था, सक किया था, मतलब पूरी तरीके से वो एग्रेसिव हो गया था, और विंग भी एग्रेसिव ही हो गया था। वो दोनों ही डोमिनेट हो गए थे, वो एक दूसरे पर डोमिनेट कर रहे थे। वांग जी विंग के साथ बेड पर 2 राउंड कंप्लीट करता है, उसके बाद वो उसे उठाकर टेबल के पास आकर उसे टेबल पे लेटा दिया था, एंड वो वहाँ पर उसके साथ सेक्स कर रहा था, जहाँ पे विंग बहुत ही टाइटली उस टेबल को पकड़ लिया था, क्योंकि वांग जी हर एक हार्ड पुश के साथ वो टेबल भी हिल रहा था और विंग भी शेक कर रहा था। उसके मुंह से सलाइवा भी नीचे गिर रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत डीपर जा रहा था। वो विंग के वूम पर ही बार बार टच किया जा रहा था, उसका पार्ट, उसका लोअर पार्ट विंग के वूम पर ही टच कर रहा था, हिट कर रहा था, और विंग इससे बहुत डीप एंड लाउड जस्ट मौन किया जा रहा था। उसकी पूरी बॉडी से पसीने निकल रहे थे, इनफैक्ट वांग जी के भी पसीने निकल रहे थे, और वो लगातार विंग को हिट किया जा रहा था। विंग जो मौन कर रहा था बहुत ही डीपरली, जहाँ पे वांग जी अंदर पुश करते हुए ही विंग के बॉडी पे सक कर रहा था, लिक भी कर रहा था, उसे टच भी कर रहा था। विंग जैसे पागल हो गया था लिटरली। इस बार की जो सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा डीप होते जा रहा था, बहुत ज़्यादा डीप। विंग जो वांग जी को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था उसके शोल्डर को, जहाँ पे वांग जी कुछ देर तक उस टेबल में अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करता है, अपना राउंड कंप्लीट करता है। उसके बाद वो उसे उठाकर दीवार पर एकदम पुश कर दिया था, एंड वो वहाँ पे विंग के अंदर मूव होने लग गया था। विंग को पकड़ के वो विंग के अंदर मूव हो रहा था। विंग ने अपने हाथ को बहुत ही टाइटली वांग जी के शोल्डर पे एकदम रैप कर लिया था, और अपने पैरों को भी वो वांग जी के जो बैक था वहाँ पे एकदम रैप कर लिया था, और वो बस मौन कर रहा था। अपने हेड को वांग जी के नेक पर रखकर वो लाउडली मौन कर रहा था, बहुत ही टाइटली उसने वांग जी को पकड़ लिया था। अपनी नील्स वो अपने हस्बैंड के बैक पे गढ़ाए जा रहा था, जहाँ पे ऐसे ही वो लोग वहाँ पे भी राउंड खत्म करते हैं। उसके बाद वो दोबारा वांग जी विंग को लेकर बेड पे आ गया था, और वो बेड पर बैठ गया था, और वो विंग को अपने ऊपर बिठा लिया था, और वो विंग को मूव करवाने लग गया था। इस तरह से ना विंग वांग जी को और भी गहराई से फील कर पा रहा था। उसने बहुत ही टाइटली वांग जी को पकड़ लिया था, और वो अपनी आंखों को ओपन करके वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो ऑलरेडी उसे देखे जा रहा था, वो उसके कान के पास आकर उसके कान पे लिक करते हुए विंग को कहता है, मैं चाहता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो मेरे बेबी से, और इस बार ट्विंस से। ये कहकर वो उसके जो ईयर था वहाँ पे बाइट करता है, और वो विंग को मूव करवाने लगा था। विंग का कान एकदम लाल हो गया था, साथ ही साथ उसकी पूरी फेस भी, वो भी मौन करते हुए अपनी अल्फ़ा के ईयर पे कहता है, अल्फ़ा मैं होना चाहता हूँ, अपनी अल्फ़ा के बेबी को अपने अंदर फिर से कैरी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बेबी अल्फ़ा। ये कहकर वो मौन कर रहा था। वांग जी इससे और भी ज़्यादा विंग के स्पीड को बढ़ा दिया था, अपने स्पीड को बढ़ा दिया था, और वो विंग को मूव करवाने लग गया था। ऐसे ही वो लोग उसी पोजीशन में अपना राउंड कंप्लीट करते हैं। विंग के अंदर वांग जी बहुत बार रिलीज़ हो गया था, लेकिन उसका सेशन ख़त्म नहीं हुआ था। वो लगातार पूरी रात विंग के साथ लव मेकिंग करता है। उसके बाद फाइनली रात के जो सुबह था, सुबह के 4 बजे वो रुकता है। उसके बाद वो उसे फ्रेश करने के बाद वो भी उसके साथ सो गया था, उसे हक करके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, और हमें पूरे 2 महीने बाद दिखाया जाता है विंग, जो अभी अपनी वॉशरूम में था। उसके हाथ में एक चीज़ था जिसे देखकर उसका फेस एकदम लाल हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा टमेटो जैसा लाल। वो उस चीज़ को बस बार बार देखे जा रहा था। कुछ देर तक वो उस चीज़ को देखता है, उसके बाद वो उसे अपनी पॉकेट में छुपा लेता है, और वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो अभी घड़ी की तरफ देखता है, जो अभी शाम के 7 बज रहे थे। ये देखकर विंग के फेस पर एक
बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो तुरंत ही बैल्कनी पे चला गया था और बैल्कनी से एंट्रेंस मतलब मेंशन के एंट्रेंस की तरफ देख रहा था। एंड वहाँ पे एक ब्लैक कार एंटर कर रहा था। विंग की जो खुशी थी वो एकदम मतलब खिलखिला उठा था और वो बस उसे उस कार को देखे जा रहा था। वो कुछ देर तक उस कार को देखता है। वो कार मतलब मेंशन के अंदर आकर ही ना रुक गया था और उस कार से विंग के हस्बैंड वांग जी निकला था। वांग जी जो बाहर आके धीरे धीरे मेंशन के अंदर जा रहा था। विंग बस वहीं पर खड़ा होकर ये सारी चीज़ें देख रहा था। वो तुरंत ही रूम के अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो पहले अपनी बेटी के पास जाता है जो अभी उसके रूम में खेल रहा था अपने खिलौने के साथ। दूसरी तरफ वांग जी जो अपने काम से वापस लौटा था वो मेंशन के अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो सबसे मिलता है। जो सब लोग थे वो लोग टी पी रहे थे। अभी शाम का वक्त था और सब लोग बातें कर रहे थे वहाँ पे बैठ के। जहाँ पे वांग जी नोटिस करता है यहाँ पे विंग नहीं है। वो अपने भाई से पूछता है, अपने छोटे भाई से, शिचान विंग कहाँ है? जहाँ पे शिचान कहता है वो शायद अपने कमरे पर है। ये सुनकर वांग जी कहता है अभी वो कमरे पर है। और यूरी कहाँ है? जहाँ पे जो लैंड सिग्नल थे वो कहते हैं वो अभी खेल रहा है अपने रूम पर खिलौने से। ये सुनकर वांग जी नोट करता है और वो धीरे धीरे ऊपर उठ के जाने लगा था। जहाँ पे वो ऊपर आने के बाद अपने कमरे का जो डोर था उसे ओपन करता है। वो लाइट्स ऑफ थी, मतलब पूरा रूम अंधेरा था। वांग जी कहता है विंग क्या तुम अंदर हो? और रूम इतना अंधेरा क्यों है? ये कहकर वो अंदर आ गया था। अंदर आने के बाद वो धीरे धीरे स्विच के बटन को ढूंढता है क्योंकि सच में पूरा रूम में एकदम बहुत अंधेरा था। वो दिख नहीं पा रहा था लेकिन वो अपने स्विच के बटन के पास पहुंच गया था। वो बटन को धीरे धीरे ऑन करता है। पूरे रूम में रोशनी हो गया था एंड वांग जी की नज़र एकदम विंग की तरफ चला गया था जो अभी बेड पर एकदम बैठा हुआ था और वांग जी की तरफ पीट किया हुआ था। ये देखकर जो वांग जी था, वांग जी कहता है विंग अगर तुम अंदर थे तो मेरी सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे और तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? ये कहकर वो धीरे धीरे विंग के पास आता है और वो विंग के कंधे पर हाथ रखता है। ये मतलब कंधे पर हाथ रखते ही ना विंग एकदम नीचे गिर गया, मतलब एकदम बेड पर ना लेट गया। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। वांग जी जो विंग की तरफ ध्यान से देखता है। वांग जी देखता है कि विंग का आंखें बंद है। ये देखकर वो विंग के चेहरे पर टैप करते हुए कहता है विंग क्या तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो? विंग तुम्हें क्या हुआ? विंग ये कहकर वो उसके फेस को हिलाने लग गया था, उसकी बॉडी को शेक करने लगा था लेकिन विंग कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। ये देखकर ना वांग जी डर गया। वो ना उसे मतलब उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन विंग उठ नहीं रहा था। ये देखकर ना वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो उसे जल्दी गोद में उठाकर जस्ट रूम से बाहर जाने ही वाला था तभी उसे फील होता है विंग हंस रहा है। जहाँ पे ये देखकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो अपने पेट को पकड़ के जोर जोर से हंस रहा था। ये देखकर ना वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एक तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और ऊपर से ये ओमेगा उसके साथ प्रैंक कर रहा था। ये सोचकर वो तुरंत ही विंग को एकदम अपने गोद से उतार देता है और उतारने के बाद वो उससे दूर हटते हुए कहता है विंग तुम्हें ये मजाक लगता है? हाँ मुझे कितना डर लग गया था, तुम्हें पता भी है, तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हें बेहोश होते हुए देखकर मुझे कितना बुरा लगा था। ये कहकर वो बहुत ही गुस्से में विंग की तरफ देखने लग गया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो सच में बहुत ज़्यादा डर गया था जब वो विंग को बेहोश होते देख गया था, मतलब एकदम बेड पे बेजान की तरफ वो जब गिर गया था। वांग जी को अपनी वही सारी चीज़ें याद आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो विंग को खो देगा। उसे इतना ज़्यादा डर लग गया था और ऊपर से विंग वांग जी के ऊपर हंस रहा था। ये सारी चीज़ें वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था, बहुत ज़्यादा। और वो बहुत ही गुस्से में विंग की तरफ वो देखने लगा था। विंग जितनी देर से हंस रहा था ना वो एकदम हंसना बंद कर दिया था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी सच में इसमें सीरियस हो गया था। वांग जी जो विंग की तरफ गुस्से में देखता है उसके बाद वो बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए उस रूम से जाने लग गया था क्योंकि वो नहीं चाहता है गुस्से में वो और भी कुछ वांग जी विंग को बोल दे जो सही नहीं होगा बोलना। इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से गुस्से में जा रहा था। ये देखकर वांग जी का हाथ विंग टाइटली पकड़ लेता है और वो कहता है लंचा तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ पे वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने हाथ को धीरे से विंग के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है विंग मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर वो चुपचाप रूम से बाहर निकलकर अपने स्टडी रूम में चला गया था। वांग जी को बस विंग जाते हुए देख रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था वो स्टडी रूम में आने के बाद अपना हाथ एकदम दीवार पे मारता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, कहीं ना कहीं उसे डर लग गया था क्योंकि ऑलरेडी अपनी बचपन में अपने सबसे करीबी अपने मदर को खोने के बाद उसे हर चीज़ को खोने में डर लगता था और सबसे करीबी इंसान जिसे वो अपने से भी ज़्यादा प्यार करता है उसे खोने में वो डरता था। और आज जब विंग उसके सामने एकदम बेहोश जैसा गिर गया था बेजान की तरह, उसका दिल जैसे एकदम टूट के बिखरने जैसा हो गया था। उसे लग रहा था कि क्या क्या विंग उसे छोड़ के चला जाएगा। उसके मन में एक डर सा बैठ गया था। वो विंग को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था और वो चीज़ उसके ऊपर हावी हो गया और वो गुस्से में बस यही सारी चीज़ें सोचे जा रहा था। कुछ देर बाद उस जो स्टडी रूम था उसका डोर ओपन हो गया था एंड वहाँ पे विंग आया था। वांग जी को पता है कि ये विंग है तो वो बिना देखे ही और बिना मुड़े ही विंग से कहता है विंग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा अकेला टाइम चाहिए, आई नीड ए टाइम, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा और प्लीज़ मेरी बातों का कोई बुरा मत मानना, बस मैं ऐसे ही ये सब कुछ बोल दिया था। ये कहकर वो शांत हो गया था लेकिन कुछ देर बाद ही उसे महसूस होता है कि दो हाथों ने उसे पीछे से हक कर लिया था। वांग जी जब अपने आंखों को टाइटली बंद कर लिया था, अपने हाथों की मुट्ठी को जितने कस के वो रखा था वो धीरे धीरे एकदम मतलब खुल गया था। अपने हाथ को वो धीरे धीरे विंग के हाथों में रख दिया था जो उसके मतलब बेली पर था। जहाँ पे वांग जी को देखते हुए मतलब वांग जी को हक करते हुए विंग कहता है लंचा आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रहा था, ये तुम्हें बुरा लगेगा मुझे नहीं लगा था, आई एम सॉरी लंचा अगर तुम्हें बुरा लगा हो। ये कहकर विंग की
सिसकने की आवाज़ वांग जी के कानों पर आता है। वांग जी जो तुरंत ही पीछे मुड़ गया था और वो विंग के चेहरे को पकड़ लिया था। विंग रो रहा था। वांग जी विंग की आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, विंग आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर चिल्ला दिया था। वो मैं डर गया था। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें रुलाया। ये कहकर वो उसे हक कर लिया था। विंग भी वांग जी को हक कर लिया था। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक किए रहते हैं। इसके बाद वांग जी विंग के जो फेस था उसे पकड़ता है और उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए अपना लिप्स विंग के लिप्स के साथ अटैच कर दिया था। एंड वो दोनों एक पैशनेट और बहुत ही स्वीट सा किस शेयर करते हैं। कुछ देर बाद वांग जी किस को ब्रेक करते हुए वो अपना हेड विंग के हेड के साथ मिलाता है और वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, आई लव यू, आई रियली लव यू विंग। ये कहकर वो स्माइल कर रहा था। वांग जी की बातों को सुनकर विंग भी स्माइल करते हुए कहता है, आई लव यू लंजा, आई रियली लव यू। ये कहकर वो भी स्माइल करता है। उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद वो बहुत एक्साइटेडली वांग जी से कहता है, लंजा मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या? जहाँ पे वांग जी का हाथ विंग पकड़ता है और वहीं पर जो काउच था वहाँ पे बिठाते हुए वांग जी की तरफ मतलब वांग जी के सामने विंग खड़ा हो गया था और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा प्लीज़ अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर जो विंग मतलब वांग जी था, वांग जी कहता है, क्यों? जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर विंग कहता है, प्लीज़ बंद करो ना। जहाँ पे वांग जी अपना आंखें बंद करता है। उसके बाद जो विंग था, विंग कहता है, अपना हाथ आगे करो। जहाँ पे वांग जी करता है। उसके बाद विंग एक चीज़ वांग जी के हाथ में रखता है। उसके बाद विंग कहता है, लंजा अपनी आंखें ओपन करो। वांग जी जो तुरंत ही अपनी आंखों को ओपन करने के बाद अपने हाथ में देखता है। वो उस चीज़ को देखकर पहले शॉक हो गया। उसके बाद वो उसे एकदम अपने हाथ में लेते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग क्या ये सच में? क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? क्या मैं सच में फिर से फादर बनूंगा? ये कहकर वांग जी बहुत ही एक्साइटेडली विंग की तरफ देखता है। विंग जो अपने सिर को शर्माते हुए हाँ में हिला देता है। ये सुनकर ना वांग जी तुरंत ही उसे हक कर लेता है और वो उसे ना एकदम गोद में उठाकर उसे घुमाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विंग, मुझे फिर से फादर बनाने के लिए थैंक यू सो मच। ये कहकर वो लिटरली जोर से हंसते हुए विंग को हिला रहा था, मतलब विंग को घुमा रहा था। विंग ने बहुत ही टाइटली वांग जी को पकड़ लिया था और अपनी फेस को वांग जी के नेक पे रख दिया था, जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। और वो विंग को घुमा रहा था। विंग को अब जैसे चक्कर जैसा आ रहा था। वो लंजा से कहता है, लंजा और मत घूमो प्लीज़। ये कहकर वो वांग जी को टाइटली पकड़ लिया था। वांग जी जो रुक गया था और वो विंग को एकदम कांच में बिठा दिया था और उसे बस किसेस किया जा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा गुदगुदे सा फील हो रहा था और वो स्माइल कर रहा था, हंस रहा था। ये बात सबको पता चलता है। पूरे लैंग फैमिली को एक और गुड न्यूज़ मिलता है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फैमिली में फिर से एक नया सदस्य आने वाला था। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। ये जो प्रेगनेंसी था इसके बारे में यूरी को भी बताया गया था कि यूरी का एक सिबलिंग्स आने वाला है। यूरी तो नाच रहा था, लिटरली एकदम नाचते हुए बोल रहा था, ये वो बड़ी बहन बनेगा, वो बड़ी बहन बनेगा। वो बहुत ज़्यादा खुश था एंड वो सबको बोलता था कि मेरा सिबलिंग्स आएगा, ये वो ऐसे बोला करता था और सब लोग उसे देखकर हंसते थे। फाइनली धीरे धीरे टाइम के साथ साथ विंग की प्रेगनेंसी अब और भी ज़्यादा बढ़ने लग गया था। विंग को पता चलता है कि हाँ, उसके हस्बैंड ने जैसा कहा था वैसा ही उसने किया था। विंग इस बार ट्विंस से प्रेग्नेंट हो गया था एंड सच में उसके अंदर दो बेबीज थे। वांग जी को विंग बस घूर के देखता था कि इसके अंदर कोई मैजिक है क्या। इसने जो कहा उसने वही किया, उसने ट्विंस से ही प्रेग्नेंट करवा दिया वांग जी को, मतलब विंग को तो कभी कभी अपने हस्बैंड पर हैरानी होता था और वो बोलता था, क्या ये मैजिशियन है? इस पर कोई मतलब वो कैसे किया ये? ओ गॉड, वो यही सारी चीज़ें सोचा करता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी खुश था और अपने हस्बैंड अपने फैमिली के साथ धीरे धीरे विंग की प्रेगनेंसी बढ़ता है और फाइनली पूरे 9 मंथ बाद विंग ने बहुत पेन झेलने के बाद ट्विंस को जन्म दिया था, जो दोनों ही अल्फा थे एंड दोनों ही लड़के थे, जो पूरा डिट्टो वांग जी की तरह हुआ था। वांग जी जैसा फेशियल एक्सप्रेशन और वांग जी की जैसा एकदम शांत था वो एंड वो दोनों ही ना बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, मतलब क्यूट थे एक तरफ से कह सकते हो। जहाँ पे वांगशन की जो पूरी फैमिली थी ना एकदम फुल हो गई थी। वांगशन की जो तीनों बेबीज थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पे यूरी तो सबसे ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसकी 2 भाई आ गए थे जिनको वो हमेशा केयर करता था और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता था। यहाँ पे दोनों बेबीज़ का नाम रखा गया था लैन जिंगी और लैन शुजी। लैन शुजी बड़ा था, लैन जिंगी छोटा था, मतलब 1 मिनट का डिस्टेंस था दोनों में। लैन शुजी 1 मिनट पहले और लैन जिंगी 1 मिनट बाद जाके पैदा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे बड़ा लैन शुजी था एंड लैन शुजी लैन जिंगी पूरी तरीके से वांग जी के ऊपर गया था। वांग जी की तरह शांत एंड वांग जी की तरह ही फेशियल एक्सप्रेशन थे। जहाँ पे वांगशन की जो फैमिली था वो पूरा हो चुका था। फाइनली वो बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पे वांगशन के साथ साथ बाकी जो साइड कैरेक्टर था उनको भी अपने अपने पार्टनर मिल गए थे, जैसे कि लैन शिचेन, उनको भी अपना ओमेगा पार्टनर मिल गया था, जो और कोई नहीं जिन गोंगयाओ था, एक स्वीट सा और क्यूट सा ओमेगा, जो जिन गोंगशान का ओमेगा बेटा था। दूसरी तरफ अगर हम लोग जियांग चैंग की बात करें, उस खरूस का भी एक पार्टनर बन गया था, वो और कोई नहीं विंग का ही दोस्त वेनचिंग था, जो एक ओमेगा था एंड वेनचिंग को जियांग चैंग पसंद करता था। दोनों ने ही एक दूसरे को प्रपोज किया था एंड फाइनली उन लोगों ने भी शादी कर लिया। उसके बाद वेंडिंग उसने किसी और को नहीं, नी हुसैन को ही अपना पार्टनर बना लिया था। वो दोनों भी कपल थे एंड उन लोगों की शादी तो नहीं हुआ था, बाद में एंगेजमेंट ज़रूर हुआ था। उसके बाद वो अपने हिसाब से शादी कर लेंगे, यही सोच लिया था। फाइनली सबकी लाइफ एकदम खुशहाल बन गई थी, जहाँ पे वो लोग एक बेटर लाइफ जी रहे थे। इसी तरह मैं इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करता हूँ गाइस। इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको आखिर में जाके मिलेगा। ठीक जैसा फेंगम्यान के साथ हुआ था, फेंगम्यान ने जैसा किया था आखिर में जाके उसे वैसा ही मिला था। आज वो इस दुनिया में नहीं था, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके कारण ही था। वो एक बेटर लाइफ जी सकता था अपने मेहनत से, बट वो ऐसा नहीं किया। उसने गलत रास्ता अपनाया
सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और पैसे के लालच में उसने आज इतना कुछ कर दिया कि कितने सारे लोगों का ज़िंदगी चला गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत से कमाई हुई पैसा आपके घर में खुशियाँ लाएगा और गलत तरीके से कमाई हुए पैसे आपको बर्बादी तक लेके जाएगा। तो कहीं ना कहीं फैंगमैन के साथ ऐसा ही हुआ था। वो पैसों के चक्कर में इतना कुछ कर लिया था, उसे पैसा भी मिल गया था, लेकिन आखिर में जाके उसे ना ही मिला पैसा, ना ही मिला खुशी, ना ही मिला उसे अपना परिवार। आखिर में उसे सिर्फ मौत मिला बिकॉज ऑफ हीज़ मिस्टेक। दूसरी तरफ अगर हम लोग वांगशंग की बात करें, वो लोग जिन्होंने सफ़र किया था उन्हें आखिर में जाके हैप्पीनेस ही मिला था, जो वो डिज़र्व करते थे, खुशियाँ, और आज वो लोग खुश थे। इसी के साथ मैं बाय मिस्टेक प्रेगनेंसी को ख़त्म करता हूँ। होप सो कि आप लोग को ये पार्ट और ये स्टोरी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर कमेंट में बताना कैसा लगा। आज के लिए यही तक, जल्दी आएंगे नए स्टोरी के साथ। अभी के लिए बाय बाय।